साथियों, देखिए यूपीएसआई के लिए हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन हुआ करेंगे और 25 क्वेश्चन जो हैं वो मॉडरेट से हार्ड लेवल के होंगे। ये सीरीज आपको बहुत ही फायदा देगी। देखिए, देखते हैं, पहला सवाल करते हैं। ए किसी कार्य को 82 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 123 दिनों में और सी उसी कार्य को 164 दिनों में कर सकता है। तो इन सवालों को देखिए कैसे करेंगे हम। ए करता है 82 दिनों में, बी करता है उसी काम को 123 दिन में और सी करता है 164 दिन में। अब यहाँ पर हम इनका एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम लेकर ही करने चाहिए वैसे तो हमें सवालों को, क्योंकि लगभग जब हमारे 90% सवाल एक ही मेथड से हो रहे हैं तो हमें दूसरी मेथड नहीं अप्लाई करनी चाहिए। तो पहले तो ये देखें 82, 123 और 164 इन तीनों में क्या आ रहा है, इन तीनों में ही 41 कॉमन आ रहा है। इनमें 41 में तीनों में कॉमन आ रहा है तो हम 41 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 41 दूनी 82 यहाँ पर है तो यहाँ पर 41 गुणा 2 कर देंगे। आगे में 41 दिया 123 है तो यहाँ पे 3 भी रख देंगे, क्योंकि यहाँ 3 अभी नहीं आया है तो इसलिए 3 भी रख देंगे। यहाँ पर 164 है, यानी कि 41 चौका 164 तो 4 रखेंगे, लेकिन 4 नहीं रखेंगे क्योंकि 2 यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है तो हम यहाँ केवल 2 रखेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर पहले ही आ गया था। अब यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर 41 2 तिया 6, 6 दूनी 12 तो 12 कम 12 और 12 चौक 48, 48 अरे 49, यानी कि 492 हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा अगर इसका एलसीएम हम ले तो। अब एलसीएम हमारा आ गया है ये। अब इसमें क्या करेंगे हम, इससे 82 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 82 से जब इसमें भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 123 से इसमें जब भाग करेंगे तो 41 या 123 हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा यहाँ पर। जब इसमें 164 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 चौका 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा। तो ये इनकी इफिशियंसी आ गई तीनों की, ए बी सी की तीनों की इफिशियंसी यहाँ पर आ गई है। सवाल में आगे बोला था कि पहले ए ने अकेले कार्य किया, पहले ए काम करता है, उसके बाद बोला है कि बी और सी ने काम किया दूसरे दिन, बी और सी ने दूसरे दिन काम किया, और तीसरे दिन काम किया ए और सी ने तीसरे दिन काम किया। तो यानी कि 1 2 3 दिन तक इन्होंने काम किया, और 3 दिन तक कितना काम हुआ, ए ने किया 6 काम और बी और सी करेंगे 4 और 3 7 काम करेंगे बी और सी, और ए और सी कितना काम करेंगे 6 और 3 9, ये 9 काम करेंगे। तो हमें अब यहाँ से ये पता लग गया कि 6 और 7 13 और 9 22, यानी कि 22 काम जो हुआ है वो 3 दिन में हुआ है। हमें काम कितना करना है, 492 काम करना है। 492 काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 22 को 492 तक ले जाना होगा। तो 492 तक कैसे ले जाएंगे, 22 से ही गुणा करेंगे तो 484 आएगा, क्योंकि 22 का स्क्वायर 484 होता है। तो यहाँ पर 484 हो जाएगा जब हम इसके 22 से गुणा करेंगे। तो 22 से हमें इधर भी गुणा करनी पड़ेगी, तो 22 या 66 इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे 22 या 66 आ गया, 66 यहाँ पर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन एक ही केवल 66 से ज़्यादा है, क्योंकि आंसर जो भी आएगा वो 66 या 66 से बड़ा ही आएगा, 66 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि भी 484 काम हुआ है, 492 काम ही बाकी है। तो आंसर हमारा ऑलरेडी डी ठीक हो जाएगा, 67 से ही 2/3 ठीक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हमें अगर पूरा करना पड़ गया तो कैसे करेंगे, मान लीजिए 66 से बड़े और भी ऑप्शन होते, ये सारे ऑप्शन बड़े होते तब हमें करना पड़ता। तो हम क्या करते, 66 काम हो गया। अब काम इसमें रही कितना गया है, एक लाइन और रह गई है इसमें, 486 काम 66 दिन में हो गया। अभी कितना काम और बच रहा, अभी 6 और 2 8 काम और बच रहा है अभी। तो उसमें से अगले दिन आ जाएगा ए। अब ए का नंबर आएगा तो 6 काम ये कट जाएगा, तो 490 काम हो जाएगा। 490 काम कट जाएगा, दिन हो जाएंगे 67। अब बचा कितना काम, 2 काम बचा। इस 2 काम को करेंगे ये दोनों बी और सी करेंगे 7 की इफिशियंसी से, 2 काम को 7 की इफिशियंसी, तो 67 से ही 7/2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला सवाल है, एक पार्क में रविवार को आगंतुकों की औसत संख्या 420 है और अन्य दिनों में आगंतुकों की संख्या 120 है। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिन के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या बतानी है। अच्छा, रविवार से कोई दिन शुरू हो रहा है तो उसमें 5 रविवार होंगे। अगर उसमें 30 दिन है तो 5 रविवार होंगे। कोई भी दिन, कोई भी महीना अगर जिस दिन से शुरू होता है तो उसमें 5 बार वो दिन आता है। जैसे रविवार अगर पहले दिन आया तो 30 दिन में 5 बार आएगा। तो हमें ये पता लग गया कि रविवार की संख्या जो होगी वो यहाँ पे 5 होगी, और अन्य दिन जो होंगे वो 25 दिन बचेंगे। जो अन्य दिन होंगे वो 25 ही रह जाएंगे। यहाँ पर हम इनका रेशियो भी ले सकते हैं, 1 और 5 का यहाँ रेशियो भी कर सकते हैं, 5 पंजे 25 से। अब आगे क्या है, सवाल में बोला था कि
एक पार्क में रविवार को आगंतुक औसत संख्या 420 है, यानी रविवार को तो आते हैं 420 और अन्य दिन आते हैं 120। ठीक है, तो टोटल कितने आ रहे हैं? रविवार में आ गए 420 और अन्य दिनों में आ गए 12 पंजे 60 600। तो इनको जोड़ेंगे, यहाँ पर औसत निकालने के टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1020 हो जाएगा टोटल। और दिन कितने हो जाएंगे यहाँ पर? अब हमारे ये वाले दिन काउंट होंगे, हमने यहाँ पे रेशियो ले लिया तो 6 से भाग कर देंगे। हालांकि हम यहाँ रेशियो ना लेके भी डायरेक्ट 5 से इसकी और 25 से इसकी गुणा करके भी निकाल सकते थे, वहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती। तो यहाँ पे कितना हो जाता? हो जाएगा 6 कम 6 और 6 सत्ते 42, यानी कि 170 इसका औसत आ जाएगा। जो प्रतिदिन आते हैं 30 दिन में, औसत संख्या उनकी 170 है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, दो संख्या का अनुपात 3-5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2-3 हो जाता है। तो सवाल को देखिए कैसे करेंगे। अगर दोनों संख्याओं में एक ही संख्या जोड़ी जा रही है तो तब तो और भी आसान हो जाता है सवाल। ठीक है, करेंगे इसको। 3 और 5 ये दो संख्याओं का अनुपात है, उस संख्या मान लेंगे ए और बी है। संख्याएं ए और बी मान लेंगे हम। ए और बी वो संख्याएं हैं और इनका अनुपात 3 और 5 है। जब इनमें पहली में 8 जोड़ा जाता है और दूसरी में 7 जोड़ा जाता है तो ये अनुपात 2 और 3 हो जाता है। कब होता है ये अनुपात? जब पहली में 8 और दूसरी में 7 जोड़ा जाता है। इस तरह से हम इनको रख लेंगे। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 2 पंजे 10 हो जाएगा यहाँ। और इधर इनकी लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर लेंगे इनके 3 8 24 हो जाएगा ये, और 2 7 14 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 10 का। और ऊपर इनमें कितना डिफरेंस है? 1 का। तो हम कह सकते हैं कि 1 का मान इस 10 के बराबर है। 1 का मान अगर इस 10 के बराबर है तो वो संख्याएं जो हो जाएंगी अब, तो वो संख्याएं हो जाएंगी 30 और 50। इस 10 की गुणा इन संख्या में, क्योंकि संख्याएं पहले यही तो थी। तो 30 और 50 वो संख्याएं हो जाएंगी। अब सवाल में बोला है कि दोनों संख्याओं में 6 जोड़े जाने पर अनुपात कितना होगा। तो 6 जोड़ने पर में जो 36 हो जाएगी और ये 56 हो जाएगी। इनमें जब 4 से भाग करेंगे, 4 9 36 और 14 चौका 56, यानी कि 9 और 14 का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा इसका। अगला है, 1650 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6-5 है। 124 नए लड़के और कुछ नई लड़कियां प्रवेश दिया जाता है तो अनुपात 4-3 हो जाता है। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। ये 1650 है यहाँ पर, 1650 यहाँ पर ये विद्यार्थी थे टोटल इस कॉलेज में या स्कूल में। इसमें 6 और 5 का अनुपात है लड़के और लड़कियों का। 6 5 का है तो टोटल कितने होंगे? 11 टोटल हो गए। तो एक का मान कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। 11 से यहाँ भाग करेंगे, 11 कम 11, 11 पंजे 55, यानी कि 150 आ जाएगा एक का मान। एक का मान 155 आ गया तो हमारे पास लड़के और लड़के निकल जाएंगे यहाँ पर। तो लड़के कितने हो जाएंगे? इसके अनुपात में गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, 900 लड़के हो जाएंगे और 15 पंजे 75, 750 यहाँ पर लड़की हो जाएंगी। अब सवाल में आगे बोला कि 124 नए लड़के जोड़ दिए तो अनुपात कितना हो जाता है? 4 और 3 जोड़ा जाता, 4-3 अनुपात हो जाता है जब 124 लड़के और कुछ नई लड़कियां जोड़ी जाती हैं। यहाँ पर 124 जोड़ने पर लड़के कितने हो जाएंगे? 1024 हो जाएंगे यहाँ पर। लड़कियों का हमें पता नहीं, लड़कियां ही हमें ये फाइंड करनी है, लड़कियां कितनी जोड़ी गई हैं। तो ये कितना गुना हुआ है इसका? ये कितना गुना हुआ है? ये गुना हुआ है 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और 4 6 24, 256 गुना हुआ है यहाँ पर ये। तो ये भी 256 ही गुना होगा यहाँ पर इसका। 256 गुना करेंगे, 3 6 18 और 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 768 हो जाएगा। तो कुल लड़कियां जो जोड़ी गई थी वो 18 लड़के जोड़ी गई थी। बस यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है। 18 लड़के और 124 लड़के जोड़े गए थे। इन्हीं का इस सवाल में रेशियो पूछा है कि नए जो जोड़े गए हैं प्रवेश लेने वाले उनका, और अनुपात किसका पूछा? लड़कियों और लड़कों का पूछा है। तो 18 और यहाँ पे 24 है, 6 से काटेंगे, ये हो जाएगा 6 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 9 18 और 2 6 12, 2 दूनी 4, 9 अनुपात 62 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक आ गया है आंसर। अगला सवाल है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य का अनुपात 4-7 है। एक वस्तु है, उसका एमपी यहाँ पे सीपी है, सीपी और एमपी का अनुपात दिया हुआ है बाजार मूल्य का 4 और 7 के अनुपात में है। ठीक है, और बाजार मूल्य क्या है? 7 है। 7 पर जब 25% की छूट दी जाएगी तो ये पॉइंट में आएगा, तो हम ऑलरेडी पहले यहाँ पर अपनी तरफ से सी पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आएगा एसपी। जब 70% पर, यानी 70 पर 25% की छूट दी जाएगी, यानी जब भी छूट दी जाती है तो मार्क प्राइस पर दी जाती है और छूट मिलने के बाद वो एसपी बन जाता है। ठीक है, तो जो 70 पर
25% की छूट दी जाएगी, यानी कि 25% की छूट मतलब 3/4 किया जाएगा 70 का, तो ये आ जाएगा 4 से जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 कम 4 और 4 7 28 और 4 पंजे 20 और 17 तो 51, यानी कि 52.5 आ जाएगा यहाँ पर, ये 52.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे लाभ कितना हुआ है, 50 रुपये का लाभ हुआ है, और यहाँ पर लाभ कितना हुआ है, 12.5 का लाभ हुआ है। यहाँ पर 12.5 का लाभ हुआ है, और 12.5 का लाभ जो है वो 50 रुपये के बराबर है। तो एक कमान कितना आ जाएगा, एक कमान यहाँ से आ जाएगा 125 चौका 400, एक कमान 4 आ गया। सवाल में पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 40 से गुणा कर देंगे यहाँ पर 4 की, तो 4 चौक 16, 160 रुपये आ जाएगा यहाँ पर इस वस्तु का मूल्य। इसका एक दूसरा तरीका ही बता रहा हूँ, दूसरा तरीके से करना चाहिए, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको। दूसरा तरीका इसका यह है, दूसरा तरीका इसका यह है कि यहाँ पे ये रेशियो दिया हुआ था पहले ही, सीपी और एमपी का यहाँ पर रेशियो दिया हुआ था, कितना था, 4 और 7 का। आगे बोला है कि बाजार मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है, 25% की छूट दी जा रही है, मतलब 3/4 हो रहा, क्योंकि 25% को जब हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 25 चौका 100 हो जाएगा, और छूट 1 रुपये की है तो 3/4 हो जाएगा, यानी कि 1 रुपये की छूट दी गई, तो एसपी 3 हो जाएगा और एमपी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एमपी कितना है, 4 हो जाएगा और एसपी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर एमपी ऑलरेडी हमारा यहाँ पर 7 पहले था, अब जब हम इसको आपने देखा होगा रेशियो प्रोपोर्शन में करते हैं, तो यहाँ पर एमपी 4 आ जाएगा और एक एसपी है यहाँ पर, एसपी हमारा यहाँ पर 4 और 3 हो जाएगा यहाँ पर ये। अब इसको जब हम अनुपात निकालते हैं तो ये 7 बढ़ा लेंगे इसको आगे और 4 को इधर बढ़ा देंगे, 4 चौक 16, 7 चौक 28 और 7 के 21 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे सीपी है और ये एसपी है, तो सीपी एसपी से कितना अधिक है, 5 अधिक है, यानी कि 5 रुपये का लाभ हो रहा है यहाँ पर इसको। और सवाल भी कितना हो रहा था, 50 रुपये का, यहाँ 50 का लाभ हो रहा था। एक कमान 10 आ जाएगा, एक कमान अगर 10 है, सवाल में पूछा है सीपी कितना होगा, क्रय मूल्य, तो 16 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, 160 हो जाएगा। तो इसको भी इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको दो तरीके हैं, जो समय अच्छा लगे कर सकते हैं। अगला सवाल है, दो व्यक्तियों की मासिक आय 4-5 के अनुपात में है और उनका व्यय 7-9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 50 रुपये प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय कितनी है। तो मासिक आय उनकी पूछी है और मासिक आय का अनुपात 4-5 था, तो ऑप्शन भी दिए हुए हैं दोनों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 और 5 का अनुपात किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 2, 4 और 5 इसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में भी नहीं है, ये 7 है इधर और यहाँ पे है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर केवल 2 में 400 और 500 में 4 और 5 का अनुपात है, तो यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा, करने की इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर करना पड़े तो हम कैसे करेंगे, ये मासिक आय है, मान लेते 2 व्यक्ति ए और बी हैं, ये इनकी मासिक आय है 4 और 5 के अनुपात में, ये इनकम है इनकी 4 और 5 के अनुपात में, और इनका व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर है इनका 7 और 9 के अनुपात में। दोनों 50 रुपये प्रति माह बचा रहे हैं और दोनों की सेविंग जो है वो 50-50 रुपये की है, ठीक है। अब कैसे करेंगे इनको, अभी हमने सवाल नंबर 2 या 3 में करा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई का, इस तरह से करेंगे, 9 पंजे ये 9 चौक 36 हो जाएगा यहाँ पर, और इधर हो जाएगा 7 पंजे 35, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 का, यहाँ पे भी करेंगे 9 पंजे 45 और यहाँ पे भी करेंगे 7 पंजे 35, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 100 का। तो हम कह सकते हैं कि 1 का मान 100 के बराबर है, इस 1 का मान 100 के बराबर है, तो इनकी आय का अनुपात 4-5 था, तो यहाँ गुणा कर देंगे तो ये 400 और 500 हो जाएंगी। यहाँ से भी ऐसे भी हम निकाल सकते हैं इसको, अगर निकालना पड़े तो इससे और शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल इतना बड़ा भी नहीं है कि इसका और भी शॉर्ट तरीका ढूंढें, कोई इशू नहीं, 5 सेकंड का ज़्यादा से ज़्यादा अंतर आएगा, मैं इसका और शॉर्ट तरीका भी बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हमें तरीके वो अपनाने चाहिए जिससे हमें और भी सवाल में यही तरीका अप्लाई हो जाए। मान लिया मैं उससे शॉर्ट तरीका बता दूं, पता चले इस तरह का कोई सवाल आ गया उसमें नहीं लग पाया वो, तो ऐसे शॉर्ट तरीकों का मैं कोई फ़ायदा नहीं मानता हूँ, मैं कोई फ़ायदा नहीं मानता हूँ इससे शॉर्ट। जैसे मान लिया, मेरी बात समझो, अब ये तरीका जो है, ये तरीका इस तरह का कैसे भी सवाल आ जाए इस तरह का, वो सब में लग जाएगा ये तरीका। लेकिन मैंने भी बात की थी कि मैं इससे और शॉर्ट तरीका बता सकता हूँ, ट्रिक बता सकता हूँ इसकी, लेकिन इस तरह से सवाल थोड़ा सा भी चेंज हो गया वो ट्रिक फेल हो जाएगी। तो बताओ कोई फ़ायदा हुआ उस ट्रिक का, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस ट्रिक का। तो ये तरीका ठीक है इसका करने का। अगला सवाल है, रनीता की साप्ताहिक आय का 57% भास्कर की साप्ताहिक आय के 76% के बराबर है। ये रनीता है और ये भास्कर है।
इसकी 57% का और बराबर है भाग 76% के भास्कर के। यहाँ से हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 19 चौक 76 और सॉरी 19 तिया 57, 19 तिया 57 और 19 चौक 76। तो ये आ जाएगा दोनों बराबर में, यानी कि R गुणा 3 और B गुणा 4, ये इस तरह से आ जाएगा जैसे हमने सरलीकरण में पढ़ा होगा कि A का 20% बराबर है B के 30% के। इस तरह से जब आता है तो यहाँ A और B का रेशियो कितना निकलता है, तो यहाँ परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये इनके अपोजिट में हो जाता है। अपोजिट में होने के बाद ये क्या होता है इसमें, तो इसमें A का A और B ये रेशियो निकल के आ जाएगा इनका अपोजिट हो गए, तो 3 2 का। इसी तरह से इनका जब हम रेशियो निकालेंगे तो इनका रेशियो भी अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर। तो इनका रेशियो लेकर हम करेंगे, रेशियो निकालेंगे इनका, तो यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इनका ये हो जाएगा इनका रेशियो, तो रेशियो इनका हो जाएगा 19 चौक 76, तो ये हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3, ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बोला है रणनीता की साप्ताहिक आय 400 कम कर दी जाती है जबकि भास्कर की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो रणनीता और भास्कर की साप्ताहिक आय का अनुपात 6:5 हो जाता है। 6:5 हो जाता है कब, जब रणनीता की आय 400 कम कर दी जा रही है और भास्कर की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ तो भास्कर की पहले 3 थी, अब 5 है, और सवाल में बोला है कि कोई परिवर्तन नहीं होता, तो भाई हमें बराबर करनी पड़ेगी इनकी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जब परिवर्तन अपरिवर्तित रह रही है यहाँ पर भास्कर की आय, तो ये हमारी बराबर होनी चाहिए, ना कि अलग अलग। बराबर करने के लिए 5 से यहाँ गुणा कर देंगे और 3 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो यही गुणा इधर भी करनी पड़ेगी। ये 5 चौक 20 हो जाएगा और 3 छंग 18 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब सवाल में ये भी बोला था कि 400 कम कर दी जा रही है रणनीता की, तो रणनीता कितनी कम कर दी जा रही है, 2 रुपये कम हो रही है यहाँ पर तो, और इस 2 का ही मान 400 के बराबर है। 1 का मान 200 के बराबर हो जाएगा। 1 का मान अगर 200 के बराबर में, तो सवाल पूछा भास्कर की साप्ताहिक आय, तो भास्कर की साप्ताहिक आय कितनी है, 15 हो जाएगी भास्कर की साप्ताहिक आय। 5 या 15, 5 या 15, क्योंकि पहले ही 15 थी, अब भी 15 है। 15 क्योंकि सवाल बताया अपरिवर्तित रहती, 15 से यहाँ गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30, यानी कि 3000 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला सवाल है पी की मासिक आय का, पी की मासिक, ये सवाल में पी की मासिक आय, यहाँ पे क्यू होना चाहिए। ठीक है, पी की मासिक आय और क्यू की मासिक आय के बीच का अनुपात 7:6 है और उनके व्यय के बीच का अनुपात 6:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक 480 की बचत करता है तो पी की मासिक आय कितनी है। इस तरह का सवाल अभी मैंने पहले ही करा दिया है। ठीक है, आप कर सकते हैं इस तरह से सवाल को। इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं कोई। मान ले जैसे इसकी सवाल पूछा है कि पी की मासिक आय पूछा है और इसमें पी की मासिक आय का जो है 7 है, तो 7 का मल्टीपल देख लेंगे इसमें कौन होगा। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं 7 का मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल ये तो होगा नहीं, और 33 60 728 और 7 ये हो रहा है। ठीक है, और 7 चौक 28 ये भी नहीं है, और 7 छंग 7 7 8 56 और ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर केवल एक है, जो 7 का जो यहाँ पे बोला था कि पी की मासिक आय पूछी और पी की मासिक आय का जो रेशियो का टर्म था वो 7 था, और 7 का मल्टीपल केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 33 60 इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें करना ही पड़े तो पी की मासिक आय और क्यू की मासिक आय के बीच में 7:6 का अनुपात है। ये इनकी इनकम है और इनकी एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर कितना है इनका, 6:5 का अनुपात है इनका, इनके व्यय का है, ये व्यय का अनुपात है 6:5 का। और दोनों कितने रुपए बचा रहे हैं, 480 रुपये बचा रहे हैं दोनों, मैंने ऐसे ही बताया था। 5 7 35 हो जाएगा इधर, और इधर 6 6 36 हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे गुणा करेंगे और यहाँ पे गुणा करेंगे। हम गुणा ना भी करें, दोनों तरफ अगर सेम है तो इनके डिफरेंस किसी एक में भाग कर देंगे, वही डिफरेंस आ जाएगा। तो इनमें डिफरेंस 1 का है, तो 480 इनका डिफरेंस आएगा गुणा करके भी। तो हम कह सकते हैं कि 1 का मान 480 के बराबर है, 1 का मान 480 के बराबर है। सवाल पूछा है कि पी की मासिक आय, तो पी की मासिक आय 7 है, यहाँ 7 से गुणा करेंगे तो 7 8 56, यही आएगा 3360। ठीक है, 3360 ही आएगा ये। ठीक है, अब देखो मैं अभी बता रहा था कि मैं इसका एक शॉर्ट तरीका ही बता सकता हूँ, शॉर्ट तरीका और मैं इसका कर सकता हूँ देखो। लेकिन उस शॉर्ट तरीके का फायदा क्या है, जब हमारा वो तरीका कहाँ अप्लाई नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 400 से 480 बचा रहे हैं दोनों, अगर दोनों अलग अलग बचा रहे होंगे तब वो काम नहीं करेगा। मान लिया एक 480 बचा रहा है और दूसरा 580 बचा रहा है, तब वो तरीका काम नहीं करेगा, तब यही तरीका काम आएगा जो भी बताया है। इसमें दिया हुआ था कि ए और बी इनके जो मासिक आय वो 7 और 6 के अनुपात में है, और व्यय जो है इनका वो 6 और 5 के अनुपात में है। दोनों तरफ यहाँ पे ऑलरेडी एक ही एक घट रहा है दोनों तरफ, तो इसका मतलब यह है कि दोनों 480 रुपये बचा रहे हैं।
तो और यहाँ पे दोनों 1-1 रुपये बचा रहे हैं दोनों यहाँ पर, ठीक है। दोनों तरफ बराबर घट रहा है। अगर बराबर नहीं घटता तो इनके रेशियो से यहाँ पर गुणा, इनके डिफरेंस से यहाँ पर गुणा करके कर सकते थे हम, और भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 2 सेकंड का अंतर आता। तो 1 का मान 480 के बराबर है। सवाल में पूछा है कि पी की मासिक आएगी, तो पी की मासिक है 7 से यहाँ गुणा कर देंगे तो यहाँ 3360 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो लेकिन ये कहाँ फेल हो जाएगा, जब दोनों अलग अलग बचा रहे होंगे, ठीक है, तब हमारा वही तरीका काम आएगा जिससे पहले बताया था। तो इसलिए मैंने ये नहीं बताया, क्योंकि मैं मान लिया मैं इसको बता दूं वाई के लिए कि हाँ बहुत अच्छा, बहुत शॉर्ट तरीका बता दिया, लेकिन पता चले दोनों अलग अलग हैं तो वहाँ फंस गए, फिर ये काम नहीं आएगा। अगला है ए और बी के मासिक वेतन का 45,000। ए और बी के मासिक वेतन का जो 45,000 है, ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 80% भाग खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है, अब देखिए ये ए है और एक बी है, 2 व्यक्ति हैं ये, इनकी आय है दोनों की, ठीक है। एक स्ट्रक्चर से करते हैं तो थोड़ा सा ठीक लगता है स्ट्रक्चर से, ठीक है। अच्छा 75% है ए का, ए अपने 75% भाग खर्च करता है, यानी 75% का मतलब क्या होता है, 75 बटे 100 करेंगे 3/4 आ जाएगा। 3/4 का अगर उसका वेतन 3 रुपये है तो वो वेतन उसका 4 रुपये, तो 3 रुपये वो खर्च कर रहा है, ये बात इसमें है 75% में। यानी कि अगर उसका वेतन 4 रुपये है तो वो एक्सपेंडिचर कर रहा है 3 रुपये का, और बचा रहा है वो 1 रुपया, ठीक है। यही तो हो जाएगा, 4 रुपये उसका वेतन है, 3 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो 1 रुपया वो बचाएगा। दूसरी जगह दे रखा है 80%। 80% का मतलब होता है कि 100 रुपये उसका अगर वेतन है तो 80 रुपये वो खर्च कर रहा है, यानी अगर उसका वेतन 5 रुपये है तो 4 रुपये वो खर्च कर रहा है। बी 5 रुपये इसका वेतन है, 4 रुपये खर्च कर रहा है, 1 रुपया ये भी बचा रहा है। सवाल में पूछा है कि उनकी बचत समान है, बचत उनकी समान है दोनों की ऑलरेडी, बचत समान ना होती तो बचत समान कर लेते हैं हम। अब बचत समान है, आगे सब पहली सवाल बोलता है ए और बी की मासिक वेतन का योग जो था वो 45,000 है, इनका योग 45,000 दे रखा, 4 और 5 का, 4 5 9 हो जाएगा, तो 9 का मान 45,000 के बराबर है। 9 का मान 45,000 के बराबर है, 1 का मान 9 5 45 5,000 के बराबर होगा। सवाल में क्या पूछा है, बी का वेतन, बी का वेतन कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे, 5 5 25,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 25,000, ठीक है। एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिक, रसायन विज्ञान की पुस्तकें 8:5:9 के अनुपात में है, 8 5 और 9 के अनुपात में है, मैथ है, ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है। इनमें 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वृद्धि के बाद पुस्तकों का अनुपात पूछा इसमें, ठीक है। हम 10% की वृद्धि करेंगे इसमें, सही है। इसमें 5% की वृद्धि करेंगे तो ये पॉइंटों में हो जाएगा, तो हम पॉइंट से बचने के लिए हम यहाँ पर सिफर बढ़ा सकते हैं, एक भी बढ़ा सकते हैं, 2 भी बढ़ा सकते हैं, 3 भी बढ़ा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ 10% की वृद्धि की जा रही है मैथ में, मैथ की पुस्तकों में 10% की, तो 88 हो जाएगा 10% की वृद्धि करने पर, साफ दिख रहा है। दूसरी बार, अब पहले तो यहीं देख लेते हैं, जैसे हमने इतना काम कर लिया, इतना काम करने के बाद हमें ये देखना है कि 88 में जो है, 88 में अभाज्य संख्या 11 है, यानी 11 प्राइम नंबर 11 है। अब यहाँ पर 11 का मल्टीपल देख लेते हैं, कोई सा कौन है, 88 का भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 88 का मल्टीपल देख लो, 37 तो होगा नहीं, लेकिन हो सके यहाँ पे कट जाए थोड़ा सा, ये बीच में जाएगा, तो इसलिए हम छोटी ही संख्या देखनी है हमें। हमारे लिए यहाँ पे होता है 44, और 44 तो 88 का है नहीं, तो यहाँ फिर बात गड़बड़ हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर ये प्राइम नंबर देखा 11, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया, तो यहाँ पे देखना है कि 11 का मल्टीपल तो है नहीं, ये तो होगा नहीं ऑप्शन, ठीक। ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 से कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा और ये भी नहीं कट रहा 11 से, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। 176 105 189। अब आगे करेंगे 5%, 50 में होती है, 50 में जो 5% की 5 5 25, यानी कि 52.5 हो जाएगा, ठीक है, 52.5। 90 में करेंगे 5% की 5 9 45, यानी कि 94.5 हो जाएगा ये, ठीक है। ये वृद्धियाँ हो गई इनमें। अब इसके पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 सिफर बढ़ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 से काट लेंगे दोनों को, तो ये 105 बचेगा, और यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 से काटेंगे तो 189 बचेगा, और ये 2 बचेगा यहाँ पर 189। अब इस 2 को खत्म करने के लिए, जैसे 88 आ गया, अनुपात 105/2 आ गया, अनुपात 189/2 आ गया। इस 2 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों में 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 2 अपना आप खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 176 हो जाएगा, यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो 105 बचेगा, और 2 से गुणा करेंगे तो 189 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर आ चुका है, ये हमारा पहले ही आ गया था।
अगला सवाल है ए और बी का मासिक वेतन समान है। ए बी सी अपने मासिक वेतन का, ए और बी का मासिक वेतन तो समान है। ए बी सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 8% और 9% ये किसी धर्म ट्रस्ट में दान करते हैं। ए बी और सी ये दान करते हैं कितना कितना 10%, 8% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पर ए है। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपये है। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान यहाँ सी है, सी की तुलना में 900 रुपये अधिक है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ये ए है ये सी है, सी की तुलना में 900 रुपये अधिक है, तो सी का मासिक वेतन बताना है। सवाल में बोला है ए और बी के दान के बीच का अंतर, तो इनमें दान के बीच का अंतर कितना है 2% है, ठीक है, तो 2% का मान कितना है, ये 400 के बराबर होगा। 400 रुपये का अंतर है ना, तो 2% का मान 400 हो जाएगा, 1% का मान 200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल में बोला है कि ए और बी द्वारा किया गया कुल दान, ए और बी द्वारा किया गया कुल दान कितना है 18, तो 18 दूनी 3600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ए और बी का 3600 रुपये हो जाएगा दान। बोला है कि सी की तुलना में 900 अधिक है, तो सी की तुलना में 900 अधिक है, तो सी का कितना होना चाहिए 2700 रुपये होना चाहिए, ठीक है, तभी तो 900 रुपये अधिक होगा। ये ए और बी का जो कुल दान है वो 3600 रुपये है और ये सी की तुलना में 900 रुपये अधिक है, तो सी का कितना होना चाहिए 2700 रुपये दान होना चाहिए। और सवाल में पहले दे रखा था कि 9% सी ने दान किया है, तो 9% का मान 2700 आ गया है। 1% का मान 9 × 27 300 हो जाएगा। 1% का मान वेतन अगर 100 मान लिया जाए तो इसका वेतन आ जाएगा 30,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, सी का वेतन 30,000 रुपये। सवाल है दो बर्तनों ए और बी, दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी की मात्रा क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में है। उन मिश्रणों से सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में लाया जाए ताकि नए मिश्रण में अम्ल पानी की मात्रा आधी आधी हो, ठीक है। ये दो बर्तन हैं, दो बर्तनों में जो अनुपात है वो 2:4:3 2:3 का अनुपात है दोनों बर्तनों में अम्ल और पानी का। ये ए है और ये अम्ल है, सॉरी इधर ये एसिड है और ये वाटर है यहाँ पर, ठीक है, पानी है। ये ए है और ये बी है, दोनों इनमें 4:3 का और 2:3 का अनुपात है। हमें अब सी में एक नया मिश्रण तैयार करना है, तो किस अनुपात में मिलाना चाहे ताकि नया जो मिश्रण बनेगा सी उसमें पानी की अम्ल और पानी की मात्रा आधी आधी हो, यानी कि सी जो मिश्रण बनेगा हमारा उसमें मात्रा आधी आधी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आधी आधी बराबर होनी चाहिए, आधी आधी करेंगे तो यहाँ पर हमने आधी आधी रखा है, यहाँ पे 1/2 करा तो इनका रेशियो एक ही आएगा यहाँ पर, ठीक है, रेशियो एक ही आएगा। अब सवाल में ये भी आ सकता था कि मात्रा बराबर हो, तब भी हमारा यहाँ पे 1 आता, तो हम क्या करेंगे इसको 4 3 7 हो जाएगा, ये 2 और 3 5 हो जाएगा, जोड़ेंगे दोनों को और ये 2 हो जाएगा। हमने कहा यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन बिना यहाँ पर एलसीएम के ये गुणनखंड में ही रखी हुई है, ठीक है, तो हमें यहाँ एलसीएम की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम जब गुणा करेंगे, यहाँ पर इनके जब गुणा करेंगे तो 5 और 2 10 से करेंगे, 7 को छोड़ देंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे 5 को छोड़ देंगे, 7 दूनी 14 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 को छोड़ देंगे और 7 5 35 से गुणा करेंगे। अब ये 3 ऐसी चीजें आ गई। अब इस तरह का जब सवाल आता है, इस तरह के 2 सवाल होते हैं। एक तो सवाल होता है ए और बी में अनुपात दिया हुआ है तो उन्हें मिला दिया जाता है, तो तीसरे में कितना अनुपात होगा, तो तीसरे में अनुपात जो होगा वो उसको भी ऐसे ही करते हैं, बस थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ता है हमें। अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें ये जो आई है संख्या ये वाली, इधर किसी भी एक तरफ गुणा कर देंगे, या तो इसमें गुणा कर देंगे एसिड में या वाटर में गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम गुणा किधर भी कर देंगे, हम गुणा करते हैं इधर 40 में 4 2 1 में गुणा करते हैं, तो 10 चौक 40 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 14 दूनी 28 हो जाएगा, और ये 35 से कम 35 आ जाएगा। अब यहाँ से 35 से 28 में कितना डिफरेंस है, 35 और 28 में ये डिफरेंस है 7 का। 35 और 40 में कितना डिफरेंस है 5 का, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 35 28 में 7 का और 35 40 में 5 का, यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब अगर इस 10 14 और 35 की इधर करते तब भी, इधर करके देख लो तब भी 7 5 ही आएगा। 10 या 30 हो जाएगा इधर ये, और 14 या 42 हो जाएगा इधर, और 35 का ना 35 हो जाएगा इधर। यहाँ से 35 में 42 में कितना डिफरेंस है 7 का, 35 में और 30 में कितना डिफरेंस है 5 का, तो यहाँ से भी यही आएगा। इसका एक दूसरा तरीका एलिगेशन का है, एलिगेशन से भी इसको हम कर सकते हैं।
इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। ये अम्ल, ये एसिड है और ये वाटर है, ठीक है। इसमें दे रखा था कि पहले में हम कोई सा भी एक लेकर के कर लेंगे इसमें हम, ठीक है, कोई सा भी एक लेकर के कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 4, अम्ल और पानी का अनुपात 4 है। अगर हम अम्ल लेंगे तो अम्ल कितना हो जाएगा, टोटल में 4/7 हो जाएगा। दूसरी तरफ कितना हो जाएगा अम्ल, दूसरी तरफ हो जाएगा 2/5। और तीसरी तरफ ये जो सी में बनेगा, सी में बोला था कि आधी आधी मात्रा हो जाए, तो आधी आधी मात्रा कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, 1/2, यानी कि आधी आधी मात्रा होगी, यानी कि 2 और 2 भी लिया जाए तो 2 और 2 4 हो जाएगा। ये ऊपर अम्ल है, ये वाटर है, तो ऊपर 2/4 रखना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, 1/2 ही आएगा, ठीक है। ये 1 भी रख लेंगे तब भी हमारा ये 1/2 ही आएगा। अब क्या करेंगे, 7, 5 और 2 का एलसीएम लेकर इसमें गुणा कर देंगे, तो ये जो बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा, निकल के आ जाएगा 7 और 7 दूनी 14 और ये आ जाएगा 70। 70 से जब इसकी गुणा करेंगे हम 4/7 की, तो ये 40 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे 70 की, तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28 हो जाएगा, 5 खत्म हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ 35 बचेगा, ठीक है। तो अब ये 3 नई संख्याएं बचेंगी। यहाँ से हम जब इनका निकालेंगे तो इसको घटा लेंगे, यहाँ पर 40 में से 35 जाएगा, 5 बचेगा, और 35 में से 28 जाएगा, 7 बचेगा। तो 7, 5, ये भी इस तरह से भी कर सकते हैं, 7 और 5, ठीक है, एलिगेशन से भी इसको कर सकते हैं। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। यदि ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक लेता है तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा। ए और बी हैं, इनकी चाल का डिफरेंस दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो, सॉरी 4 और 5 दिया हुआ है, और टाइम का इस रेशियो जो है इनका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड का रेशियो का उल्टा होता है टाइम का रेशियो। आगे सवाल बोला कि बी 20 मिनट अधिक ले रहा है, तो यहाँ कितना अधिक ले रहा है बी, या अधिक ले रहा है कितने, यहाँ पर 1 मिनट अधिक ले रहा है। एक का मान 20 के बराबर हो जाएगा, एक का मान अगर 20 के बराबर है तो सवाल में बोला है कि तो गंतव्य तक पहुंचने तक ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो ए द्वारा लिया गया समय कितना है, 5, 5 से यहाँ गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 100 मिनट हो जाएंगी, ठीक है। 100 मिनट किसके बराबर होंगे, बटे 60 कर देंगे, घंटे में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 तिया 3 और 2 तिया 6, यानी कि 5/3 घंटे हो जाएगा। अगर बी के लिए पूछता कि बी द्वारा लिया गया समय कितना है, तो 80 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। 80 मिनट को 60 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 तिया, तो 4/3 हो जाएगा बी के लिए, ठीक है, अगर बी का पूछता तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। अगला है, उपहार वस्तुओं से भरे एक बॉक्स का वजन 25 किलोग्राम है। यदि बॉक्स और उपहार वस्तुओं का वजन 1.9 के अनुपात में है तो वस्तुओं का वजन ग्राम में कितना है। ये बॉक्स है और ये वस्तु है गुड्स, ठीक है, ज्वेलरी वगैरह कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो वजन है वो 1 और 9 के अनुपात में है। बॉक्स का वजन, उपहार वस्तुओं से भरे एक बॉक्स का वजन 25 किलोग्राम है, तो 25 किलोग्राम है टोटल वजन, तो यानी कि जिसमें उपहार भी हैं और बॉक्स भी हैं, तो इस टोटल वजन होना चाहिए। 10 का मान दिया हुआ है 25, ठीक है। एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा 2.5, एक का मान 2.5 है, तो सवाल पूछा है तो वस्तुओं का वजन कितना है, तो वस्तु कितनी है, गुड्स 9 है, 9 से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 9 पंजे 15, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 4 22, यानी कि 22.5 किलोग्राम हो जाएगा ये वस्तुओं का वजन। लेकिन पूछा है ग्राम में पूछा है, तो ग्राम में बदलने के लिए 22.5 को 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से जब गुणा करेंगे तो पॉइंट से एक सिफर खत्म हो जाएगा, 25,500 ग्राम बचेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक हैं। स्टॉक ए पोर्टफोलियो के 20% को निरूपित करता है। स्टॉक ए, बी, सी और डी, 4 स्टॉक हैं। स्टॉक ए में 20% और ये 20% को निरूपित करता है, उसका रिटर्न 6% है, इसका रिटर्न 6% है, तो बी का रिटर्न 6% भी, तो 20 ये हो जाएगा, 20 छक्का 120 हो जाएगा। दूसरा है पोर्टफोलियो बी, ये 30% निरूपित करता है और 8% का रिटर्न है, 8 या 24 हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा। अगला है सी, ये 20% है और रिटर्न 4 है, तो 20 चौक 80 हो जाएगा यहाँ पर। और डी में 30% को करता है और ऋणात्मक रिटर्न निरूपित करता है, यानी कि माइनस में होगा, ये कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 150 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 150 हो जाएगा। टोटल कितना है, टोटल है 100, ठीक है। जो टोटल 100 है, ये 20%, 30% और यहाँ पे 20% और 30%, ये टोटल 100 हो जाएगा।
यहाँ पे जब इसको काटेंगे, इनको योग करके इनका ये योग हो जाएगा, इधर माइनस होगा। जब काटेंगे एक सिफर तो ऑलरेडी खत्म हो ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। बचेंगे कितने, यहाँ बचेगा 12 और 24 36, 36 और 8, 36 और 44, 44 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे, 44 में से 15 जाएगा तो 29 बचेगा, 29/10 बचेगा यहाँ पर, तो 2.9% हो जाएगा यहाँ पर, 2.9% यहाँ पर बचेगा। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। एक टीवी सेट को 26,000 रुपये में बेचकर एक विक्रेता 30% का लाभ अर्जित करता है। यदि उत्पादन लागत 10% बढ़ जाती है तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य क्या होगा। एक टीवी सेट को 26,000 में बेचकर एक विक्रेता 30% का लाभ अर्जित करता है। 30% का लाभ अर्जित कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपये उसका सीपी है तो 13 रुपये उसका एसपी होगा। और सवाल में बोला है कि 26,000 में बेचा है तो 13 का मान कितना हो जाएगा, 26,000 हो जाएगा 13 का मान, 13 दूनी 26 यानी कि 2,000 हो जाएगा। एक का मान 2,000 है तो सीपी हो जाएगा 20,000 का, यानी कि सीपी 20,000 आ गया और सीपी एसपी जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर 26,000 दिया हुआ था, ठीक है। अब सवाल बोला है कि उत्पादन लागत 10% बढ़ जाती है, 10% उत्पादन लागत अगर यहाँ बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 22,000। तो नया सीपी जो होगा, नया सीपी होगा वो 22,000 हो जाएगा जब ये 10% बढ़ जाएगा। अब 15% का लाभ प्राप्त करना है तो टीवी सेट का नया मूल्य कितना होगा, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए 23/20 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 23/20 होती है लाभ की। यहाँ से जब इसको काटेंगे तो ये बचेगा 11, यानी 1100 बचेगा। यहाँ से 1100 की गुणा 23 से करेंगे तो आ जाएगा 11 × 33 और 11 दूनी 22 और 3 25, यानी कि 25,300 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा इसका। और आसान करके भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा मैं कम करके भी कर सकता हूँ, लेकिन तरीका यही करो। अगला है, रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा। 19 नवंबर को इसने सामान खरीदा कुछ, उसके बाद और सामान कितना खरीदा था, 5480 रुपये का। 19 नवंबर को इसने सामान खरीदा तो 5480 रुपये का बिल बना था। आगे बोला उसने 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा जिसका बिल 9800 रुपये था। 10 नवंबर को भी इन्होंने कुछ खरीदा सामान, उस समय इसका बिल बना 9800 रुपये। अब आगे बोला है कि उन्होंने इस बार दोनों बिलों का भुगतान किया। दोनों बिलों का भुगतान किया, कुल राशि का नगद भुगतान किया, कुल राशि का नगद भुगतान किया। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% की छूट दे रहा है तो 10 दिनों के भुगतान पर जो छूट देगा तो किस पर देगा, 2%। वो 10 दिनों के भीतर जो किया है वो 9800 रुपये का भुगतान किया है उसने, क्योंकि जो 10 नवंबर का जो पुराना बिल पड़ा हुआ था 9800 रुपये था, तो इस बिल का ही इसने जब भुगतान करा होगा तो उस पर 2% की छूट दी होगी, तो 2% की छूट तो उसे यहाँ मिल जाएगी। और खरीद के समय इसने 19 नवंबर को इसने भुगतान किया था और इसने 5480 रुपये का बिल भी कुछ सामान भी खरीदा था। 5480 रुपये पर 5% की छूट की योजना दे रहा है, तो 5% की छूट इसे यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी छूट मिल जाएगी ये देखेंगे। तो यहाँ से जब छूट मिलेगी तो कट जाएगा 2 8 16 और 2 9 18, 274 और 196, टोटल कितना हो जाएगा, 6 4 10, 9 7 16 1 17, यानी कि 470 रुपये की टोटल छूट मिल गई। 470 रुपये की टोटल छूट मिली है तो उसने भुगतान किया है 5480 का और 9800 रुपये का, 5480 और 9800 रुपये इसने टोटल भुगतान किया और 470 रुपये का इसे छूट भी दिया है। तो यह आ जाएगा हमारा 8 4 12, यानी कि 1580 रुपये टोटल इसने भुगतान किया, 470 रुपये की इसे छूट मिल गई। तो कितने रुपए इसने भुगतान किए हैं, तो इसने भुगतान किए हैं 14,810 रुपये भुगतान किए हैं।